आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। इस्लामाबाद पुलिस ने 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहतजाज पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में इमरान खान, बुशरा बीबी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत 4 नामजद मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। अली अमीन गंडापुर पीटीआई के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाले जलसों और एहतजाज में हमेशा पेश रहे हैं। ये इकदाम उनकी तरफ से वफाक की हाकमियत को चैलेंज करने के मदरातिब है, क्योंकि वो कोई आम पार्टी कारकुन नहीं बल्कि एक सूबे के वजीर आला हैं, ऐसा कहना है इस सारी सिचुएशन का। लगता है कि हुकूमत पश्तूनों को सिर्फ अब सवाल यह है कि क्या कौमियत की बुनियाद पर निशाना बनाएगी। मुस्लिम लीग वही जाग पंजाबी जाग की सियासत पर क्या उतर आई है। अजीब इत्तेफाक है कि मुस्लिम लीग नून ये नारा तब लगाती है जब वो मुश्किल में पड़ती है। 90 की दहाई में भी यही नारा लगाया गया और पैनामा के दिनों में भी कुछ इस तर्ज का बयानिया था। ख्वाजा साद रफीक का वो बयानिया सुनवा देते हैं जिसमें वो इस तरह की बातें करते थे। पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। पंजाबियों, मैं तुम्हें मुखातिब करके कहता हूँ, पंजाब की पग को दान। मुस्लिम लीग नून इस कदर बौखलाहट का शिकार हो चुकी है कि एक तासुर दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पीटीआई के कारकुनों पर होने वाले क्रैकडाउन का शिकार इस्टेब्लिशमेंट है। ये बात इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले फैसल वाडा ने की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। बहुत तरीके से गवर्नमेंट के वजीर आके कह रहे हैं कि जी ये रियासत वर्सेस तरीके इंसाफ है। ये आपने सुना भी होगा, और जिन प्रोग्राम में मैं था मैंने उनको फिर खामोश भी किया। मैंने कहा बच्चों वाली बातें करो, गवर्नमेंट वर्सेस तरीके इंसाफ है। अच्छा, रियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। रियासत ना किसी के साथ है ना किसी के खिलाफ है। 245 के तहत लीगली आप उनको बुलाते हैं, ठीक है, वो लीगली आते हैं, वो बाउंड है, उस आइन और कानून के पाबंद है। लेकिन आप ये जो तासुर दे रहे हैं कि जी हम नहीं है वो है, ये भी बहुत बुरा। और आज देखिए मीर साहब, सवाल ये है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून में फिर से दूरियां बढ़ने लगी हैं और इसके इशारे मिलने शुरू भी हो गए। जरा ये भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अब नया चेहरा तलाश कर रही है। सवाल ये कि नया चेहरा कौन? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी नया चेहरा है? उसी पर फैसल वाडा ने जो कहा ये वो भी सुन लेते हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपको नए चेहरे लाने पड़ेंगे, आपको नई बहुत पैदा। बिलावल आते हैं उस नए चेहरे में या नहीं आपके नजदीक? बिल्कुल आते हैं उसमें। वो देखिए पार्टी, इन पॉलिटिकल पार्टीज में अगर जनाजे को, सियासी जनाजे को लेके आपने चलना है बदबूदार, और कोई अल्लाह भी आंदे लिख के दे दिया नाउजुबिल्लाह की इन्हीं में से चुनना है, तो इधर भी इन पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं, ले आए सामने उनको। ठीक है जी, ये बात सिर्फ फैसल वाडा तक महदूद नहीं बल्कि कई सालों से एस्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले मौलाना फजल रहमान की पार्टी की भी है। सेंटर कामरान मुर्तजा ने तो ये तक कह दिया कि बिलावल बेशक आए अच्छे आदमी है। क्या कहा उन्होंने, ये सुनते हैं। अब पता नहीं है, मगर बहरहाल बिलावल जो है ना, मतलब ठीक है, बिलावल कोई मतलब अच्छे आदमी है, कोई उसमें कोई बुरी बात तो नहीं। अब सवाल यह है कि क्या इसी वजह से पीपल्स पार्टी पिछले कुछ अरसे से खामोश नजर आ रही है और तमाम मंजर से गायब थी। क्या बिलावल ने अवामी ताकत को पसे पर्दा रखकर सिस्टम की ताकत के सामने घुटने टेक लिए हैं और अब वो भी सोच रहे हैं कि वजीर आजम ऐसे ही बना जा सकता है। दूसरी जानिब जी, आज सियासी व माली फवायद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस आज ही कह रही है, लेकिन फिर अगेन वही सवाल है जो कि पिछले 4 दिन से हम पूछ रहे हैं, जिसका जवाब कोई देने के लिए राजी नहीं है कि जाली खबर का तखमीना कौन लगाएगा। क्या वो जाली खबर जो जिया के जमाने में जो भुट्टो को लटकाई गई, आज की वो हकीकत और फैक्ट फाइंडिंग है जिसके ऊपर पूरी इस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातें, हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट शाना बशाना खड़े होकर उसको जुडिशल किलिंग कह रही हैं, जो कि उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की हुकूमत ये समझती थी कि जी भुट्टो साहब को लटकाना वक्त की अहम जरूरत है, जो आज फेक न्यूज कहलाई जा रही है। उस वक्त के सहाफी कोड़े खाते थे, उस वक्त के सहाफी
पाबंदी सलासल होते थे, तो फिर आज ये तखमीना कौन लगाएगा कि फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में क्या फ़र्क है। और सहाफ़ियों को फिर से कर्टेल करने की एक बार जो फिर तहरीक और लहर चली है, इसका अंदाज़ा, इसका एनालिसिस कौन करेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके ऊपर बात करेंगे आज पैनल से। जी, शाहिद रहमानी साहब हैं MNM पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहेंगे। आदिल अली शाह साहब हैं MNM PTI से, डॉक्टर शाइस्ता खान हैं MNM मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द पैनल इन द डिस्कशन टुडे। डॉक्टर शाइस्ता खान साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी सबसे पहले। डॉक्टर शाइस्ता, सबसे पहले फेक न्यूज़ के वाले से बात कर लेते हैं। बड़ा चर्चा है कि जी आजकल फिर के फेक न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, ये तो माजी में हर दौर में यही रहा है। हुकूमत यही कहती है, जो सहाफ़ी रिपोर्ट्स पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जैसे ही खड़े होते हैं बात करना, तो फिर यही इल्ज़ामात आयद होते हैं सहाफ़ियों पे। माजी में भी सहाफ़ियों ने खोड़े खाए, पाबंदी सलासिल हुए, कुछ लोग शहीद तक हो गए, लेकिन आज भी यही सवाल उठाया जा रहा है। तो ये तखमीना कौन लगाएगा इस बात का फेक न्यूज़ है या नहीं? इसका जो फैसला है वो कौन करेगा? क्योंकि माजी की फेक न्यूज़ आगे चल के कुछ अरसे बाद वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स बन जाती है, JIT का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट से ही उसको जो है वो सही करार देकर उन फैसलों की तौसीक़ की जा रही होती है। तो फिर कौन इस बात का अंदाज़ा लगाएगा कि सही खबर है या गलत? जी डॉक्टर शाइस्ता, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी डॉक्टर शाइस्ता, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। जी 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 जी, मैंने कहा बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का। तो ये दौरा जरूर एक बड़ा अच्छा, आपने एक माजी का एक किस्से को सुनाया कि जी वो अभी उसका फैसला हुआ, लेकिन आप ये सोच लें कि ये हालात जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के जो ज्यादा शुरू हुए वो किस अदवार में शुरू हुए हैं, और ये बर्निंग इशूज अभी ज्यादा उठने शुरू हुए। एक खबर होती थी कि जब खत लहराया जाता था और ये कह दिया जाता था कि ये खत जो है ये मुझे मौसूल हो चुका है, फिर कुछ अरसे के बाद बताया जाता था। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है मैडम। जी जी। तो फिर कुछ अरसे के बाद कह दिया जाता था जी कि इस खत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है वहां से। तो मुझे ये बताएं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग कौन थे, ये कहाँ से थे? और जहां तक जर्नलिस्ट की बात है, जर्नलिस्ट को तो मेरा सलाम है, उन्होंने तो हर दौर में, हर अदवार में कुर्बानियां भी दी हैं, उन्होंने कोड़े भी खाए हैं इस चीज के। तो हम लोग जरूर इस चीज को, मैं तो बड़ी इम्प्रेस भी हूँ उनसे, और मैं तो उनको बड़ा ऑनर फील करती हूँ कि अगर ऐसे लोग हमारे में शामिल हो। लेकिन वो लोग होने चाहिए ना जो सही इंफॉर्मेशन दे, वही लोग जब खड़े होकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। अब ये देख रहे इन्हीं दिनों में जरा सोचे तो बस तकफिरुल्लाह, मैंने तो ये बातें सुन सुन के मैं हैरान हो रही हूँ कि जी बहुत ज्यादा परिंदे आ गए, इधर तो लाशें पड़ी हुई हैं, तो परिंदे फिर रहे हैं और वो खबरें लोग फैला रहे हैं। अब ऐसी इंफॉर्मेशन तो कम से कम ना दें। मीडिया ने तो देखें जब भी इंफॉर्मेशन दी हमें सही दी, और जो सही जर्नलिस्ट है वो आज भी सही और ठीक न्यूज हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बस मेरी तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का जो एक मयार है ना, ये अभी बहुत खराब हुआ है, पहले ऐसी कोई चीज नहीं थी। अच्छा मैडम, सवाल यही था कि इसका जो तखमीना है या इसका अंदाज़ा कौन फैसला करेगा कि कौन सी, क्योंकि देखिए ना, माजी में जब भुट्टो साहब को लटकाया गया या फिर कभी भी हुकूमत टॉपल होती हुई नज़र आई, या फिर पैनामा केस आया, दुबई लीक्स आया, कोई ऑफशोर जजीरे की जो है फैक्ट फाइंडिंग लेकर आता है, कोई किसी साबिका चीफ के हवाले से उनके पूरे एसेट्स के ऊपर लेकर आता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में होता है। फिर ऑफशोर कंपनीज़ की जहाँ कहीं बात होती है, फिर करप्शन की बात होती है, फिर बाहर ममालिक में, तो जब जब ये बातें होती है तब तब उन सहाफ़ियों ने कोड़े खाए हैं, शहादतें दी हैं, पाबंदी सलासल रहे हैं, नौकरियों से गए हैं, और आज भी यही हो रहा है। सॉरी टू से आज भी यही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आज ना हो रहा है, ये माजी में भी होता रहा। 45 साल पहले भुट्टो साहब का केस है जिसको आज आप सब मिलके क्लियर करवा रहे हैं। तो उस वक्त के जो सहाफ़ी थे जिन्होंने खोड़े खाए, जो जेलों में गए, जो मर गए, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? सियासतदान को तो सारे सियासतदान मिलकर दिला रहे हैं इस वक्त इंसाफ, लेकिन सहाफ़ियों के ऊपर जो ये आप लोग कर रहे हैं इसको कौन जस्टिफाई करेगा और इसको कौन इंसाफ दिलाएगा? सहाफ़ियों को तो इंसाफ दिलाने की कोई बात ही नहीं कर रहा।
देखिए जी, जब जमहूरी जो हमारा आइन है 1973 का, उसमें हर एक अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ सकता है ना। हर सिटीजन को अपने फंडामेंटल राइट्स मिलने का हक हासिल है। तो अपने फंडामेंटल राइट्स पे तो सहाफी भी इस वक्त बोल सकते हैं ना। कोई अपने राइट्स के लिए तो खुद हर एक ने आवाज बुलंद करनी। और आज जैसे कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा जी कि जिन्होंने गलत खबरें फैलाई तो उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। वो उन लोगों के लिए कहा जिन्होंने अपने सियासी और माली फवाइद की खातिर जो था ना वो जैली खबरें फैलाने की वालों की निशानदेही करके कचहरे में लाना उन्होंने कहा कि इंतहाई जरूरी है। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि जिस तरीके का ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन चल रही हैं, इसके ऊपर तो एक अभी हम लेजिस्लेटर्स को भी बैठकर एक ऐसी लेजिस्लेशन पास करनी चाहिए, एक ऐसा आइन पास हो कि इस तरह की खबरों जो झूठी हो, मैं सिर्फ ये साथ में फिर एक दफा वो कह दूं, तो उसके लिए एक ऐसा आइन पास हो। मैं नहीं चाहती कि किसी ऐसे बंदे को भी सजा दी जाए, फजूल में कोड़े मारे जाए हमारे जर्नलिस्ट को भी, लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन प्लीज फैलाते हैं उनके लिए जरूर एक सजा, उनके लिए जरूर मुख्तस होनी चाहिए। लेकिन जो सच और हक की बात करें उनको उनका हक दिया जाना चाहिए। आपने कोड़ों की बात की, तो जो फांसी बेचारा लग गया उसके लिए क्या कहेंगे, वो तो अपनी जिंदगी हार बैठा ना जी। अच्छा, से ठीक हो गया। मैं शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ आती हूँ। शाहिदा रहमानी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। शाहिदा रहमानी साहबा, आपसे तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है यही वाला, और आपसे तो ज़्यादा बेहतर कोई जवाब ही नहीं दे सकता। आज आप लोग 45 साल पिछले केस की बात करते हैं जहाँ पे भुट्टो साहब को जो है वो इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है, पूरा सिस्टम मिलके यक ज़बान होके। वहीं पे और आपको तो पता ही होगा ना कि किन किन सहाफ़ियों ने जाने तक दे दी, कितने के बेचारे माजूर हो गए जब कोड़े पड़े, जब पाबंदी सलासिल गए उस ज़माने में, और क्या कुछ हुआ। वहाँ तक ही नहीं, इवन जब बीबी की शहादत हुई है उस वक्त भी आपको पता है कि कितना ज़्यादा रिस्क टेकर और सारा, और आज भी कितने लोग रिस्क टेकिंग लेकर जो सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर अभी मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ्तारी आपके सामने है, ठीक है। असद अली तूर साहब जो बात कर रहे हैं वो आपके सामने है, ये सारे क्रेडिबल नाम भी आपके सामने हैं, और क्या कुछ हो रहा है सबके साथ। हामिद मीर साहब ने जो बताया वो भी आपके सामने है। तो ये सीनियर और क्रेडिबल लोग जो बता रहे हैं अहवाल आपकी हुकूमत का, पार्लियामेंट के अंदर बाहर, इस्लामाबाद, डी चौक, सब तरीके का, ये सब आपके सामने। और ऐसी सूरत हाल में फिर यही बात करना है कि जी फेक न्यूज़ और हम ये कर देंगे और सहाफ़ियों को यूँ कर देंगे, तो ये इसका तखमीना कौन लगाएगा। तो फिर इसका मतलब आज की जो फेक, यानी कि 45 साल पुरानी फेक न्यूज़, जो फेक न्यूज़ उस वक्त थी या मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन थी, आज वो फैक्ट एंड करेक्ट एंड ट्रुथ साबित हो रही है। तो आज के सहाफ़ियों को मतलब फिर 45 साल बाद जाके जो है वो इंसाफ मिलेगा, और उनकी खबरों को उस वक्त फिर माना जाएगा कि नहीं जी उस वक्त वो ठीक थे और हमने गलत किया। देखें रिदा, आप 45 साल 50 साल पहले की बात कर रही हैं, ना तो उस वक्त मीडिया इतना था, नहीं, हर दफा रहा है मीडिया वोकल। मैं आप खुद बात कर ले, मैं चली जाती हूँ, ठीक है। नहीं, आप बताए ना, आपने मीडिया का कहा ना, मैंने कहा वोकल रहा है। हाँ, नहीं आप फिर बात कर लें, ठीक है। नहीं, बोलिए। जब मैं आपका सवाल तफसील के साथ सुन रही हूँ, तहम्मुल के साथ सुन रही हूँ, तो जवाब देना कहा था ना मुझे। हाँ, बोले। देखिए, मैंने जैसे अभी अर्ज किया कि ना तो उस वक्त मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, ओनली आपको मालूम है कि एक पीटीवी होता था, और उसमें भी जो कुछ मैनिपुलेट करके बताया जाता था वही सुना जाता था। लेकिन सोशल मीडिया की आज जो ताकत है उसमें सच्चाई छुप नहीं सकती। आपने देखा पीपल्स पार्टी के 18 अक्टूबर 2007 को जो बदतरीन इंसिडेंट हुआ, उससे पहले तो छोड़ दें, जो कुछ होता रहा, 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए, सहाफियों ने कोड़े खाए, पाबंदी सलासल हुए, सेंसरशिप हुई, अखबारात को बंद कर दिया गया, ये सब पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किया। ना सिर्फ ये बल्कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुर्बानियां दी, किसी और पार्टी की क़यादत ने इस तरह आगे बढ़कर कुर्बानी नहीं दी। पीपल्स पार्टी के फाउंडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक जाली मुकदमे के अंदर नामजद करके फांसी लगा दी गई, उनके दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया, और उनकी जो बेटी थी जो वजीर आजम पाकिस्तान के लिए फख्र थी, ट्राइस टाइम इस्लामी मुल्क की पहली सरबराह का वजीर आजम, उनको जो है शहीद कर दिया गया। और आपको याद होगा 18 अक्टूबर 2007 को जो वतन लौट रही थी, उस वक्त मुल्क में डिक्टेटर की हुकूमत थी, और जिसपे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, थ्रेट्स भी थे, लेकिन वो आगे आई। और उसके बाद वो जो इंसिडेंट हुआ उसके अंदर आपने देखा कि हमारे तकरीबन 250 से ज्यादा जो है वो
वर्कर शहीद हुए, एक एक वर्कर्स का आप रिकॉर्ड निकालें, उनके घरों पे क़यादत पहुंची, उनको ऑन किया, उनको जो भी कंपनसेट करना था किया, उसके साथ उनके जनाजों से लेके एक हर चीज में उनके साथ रहे, और फिर वो लावारिस लाशें जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी उन्हें गड़ी खुदाबंद भुट्टो साहब के आबाई कब्रिस्तान में दफन किया गया पूरे एजाज के साथ। तो क़यादत अगर उसके वर्कर शहीद होते हैं या इस तरह की कोई बात होती है तो उससे ना सिर्फ ऑन करते हैं बल्कि उनके जनाजों में जाते हैं। किसी किस्म आप देखें ना कि तमाम मीडिया के अंदर क्या पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, क्या वो नहीं आ रहे, उनका मौक़िफ़ नहीं पहुंच रहा, हर जगह पहुंच रहा है ना। आप अपने भी प्रोग्राम में बुला रहे हैं, दूसरों के भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हो जो उनके चेयरमैन से लेके हर एक MNA MPA आके अपने स्टेटमेंट दे रहा है। तो अगर ऐसा वाक़या हुआ, मैं तो सबसे पहले इसकी मजम्मत करती हूँ पुरज़ोर, इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, ताकत से इस्तेमाल रियासत को नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात हुए तो ये PTI की लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि उनको मंजर-ए-आम पे लाती, उनके जनाजों में शिरकत करती, उनके पेरेंट्स भी आते, मीडिया में बताते, क्योंकि आजकल के दौर में कोई चीज़ छुपी नहीं होती। और इतना बड़ा अगर वाक़या हो जाए, फिर आप खुद देखें कि उनकी अपनी लीडरशिप, एक कह रहा है लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि 300 से ज़ायद लोग शहीद हो गए, एक कह रहा है हज़ारों हो गए, एक कह रहा है यानी लतीफ़ खोसा जैसा सीनियर और लॉयर वो कहते हैं कि जी 278, और किसी में नहीं, एक बड़े टॉक शो के अंदर बैठ के, फिर एक कहते हैं नहीं जी 200, एक कहते हैं 100, एक कहते हैं 70, एक कहते हैं 12। ये क्या है? एक लिस्ट होती है और फिर उनके वर्षा को आगे लाया जाता है, वो बैठ के वो बताते हैं कि उनके घरों से जब जनाजे जिसके घर से उठते हैं ना, हमसे पूछे, हमने उन जनाजों में शिरकत की है। दीदी के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, दीदी दूसरे दिन हमें कॉल आई कि दीदी जाना चाहिए। हमने कहा इतना बड़ा हादसा हो गया, हम खुद जनाजों में थे। दीदी ने कहा नहीं, मैं उनके घरों में जाना चाहती हूँ। पूरी क़यादत के साथ वो पहुंची, एक एक के घर पे गई, हॉस्पिटल में जख्मियों के पास गई, तो ऑन किया ना लीडरशिप ने। फिर दुनिया को पता चला कि कितने लोग शहीद हुए, और उस वक्त भी एक आमिर डिक्टेटर की हुकूमत थी जिसने इतना बड़ा हादसा वहां पे करवाया, लेकिन कोई चीज छुपती नहीं है। लेकिन आपने देखा कि एक बच्ची का इंसिडेंट बनाया गया लाहौर में पंजाब कॉलेज के हवाले से, और वो सारी चीजें फिर आपके सामने मंजर-ए-आम पे आई। तो फेक न्यूज का अब बहुत ज्यादा हो गया हमारे यहाँ। देखिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल और इस तरह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल, बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत आज़ादी है, सारी चीज़ें आई, लेकिन उसका हमने इस्तेमाल के हवाले से ना तो निसाब में शामिल किया, ना करिकुलम में शामिल किया, ना ही हमने उसमें फेक न्यूज या इस हवाले से AI का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है। आपने खुद देखा कि एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे जिन्होंने एक रेड कलर की पूरी बिछाई और उसके अंदर बताया कि कितना क्या हो गया, लेकिन 3 दिन के बाद वो खुद ही कहते हैं कि AI से ली गई। ये सारी चीजें भी तो आ रही हैं ना। ठीक हो गया। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब तो दिया। नहीं, ये सारी तो तमीद आपने बानी, लेकिन जो मेरा सवाल है उसके ऊपर आपने पर्टिकुलर जवाब नहीं दिया कि हुकूमत इस तरह की बात जो कर रही है, तो आपको लगता है कि ओवरऑल जो है फिर इस सिचुएशन में इसका फैसला कौन करेगा कि जी ये खबर सही है या गलत है? देखिए मैंने आपसे इस पे अर्ज किया कि हुकूमत को चाहिए कि जिस तरीके से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और मीडिया को जो आज़ादी दी गई है उसके अंदर फिर उस हवाले से लॉज भी बनाए जाएं, उनको करिकुलम में भी शामिल किया जाए और उसकी बाकायदा ट्रेनिंग्स भी कराई जाए कि कौन सी फेक न्यूज़ है, कौन सा सही न्यूज़ है, और फिर हमें भी एज ए शहरी, एज ए सिटीजन, हाँ, और सहाफ़ी के तौर पे हमें भी अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जो है उसको सही न्यूज़ को जो है आगे करना चाहिए। ये तो आप भी सहाफ़ी हैं, आपको भी पता है कि एक झूठी खबर चलने से कितना नुकसान होता है। तो अगर झूठी खबरें चले तो हुकूमत का काम है कि उसके लिए जो है वो ना सिर्फ लॉ बनाए बल्कि वो फेक न्यूज़ के हवाले से, डिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से बाकायदा पॉलिसीज बनाए, और जो न्यू जनरेशन है, जो यंग है, वो उनके लिए करिकुलम में शामिल किया जाए कि किस और हमारी वैल्यूज को, नॉर्म्स को शामिल किया जाए, जिस तरह पहले अखलाकियात सिखाई जाती थी जब हम क्लासों में पढ़ते थे। लेकिन अब चूंकि डिजिटल एरा में हम शामिल हो गए तो हमें चाहिए कि फिर उस हवाले से हमें चीज़ों को अपडेट भी करना चाहिए। ठीक, अहाद अली शाह साहब की तरफ जाती हूँ। अहाद अली शाह साहब,
فیک نیوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے آج تو جی فارمیشن کانفرنس میں بھی یہ بات ہو گئی ہے, حکومت بھی یہ بات کر رہی ہے. آپ کے زمانے میں بھی ایک آپ لوگ ایکٹ لانے کی کوشش کر رہے تھے جس کو کالا قانون قرار دیتی تھی اس وقت کی اپوزیشن کی جماعتیں, جو آج فیور میں بات کر رہی ہیں اور بڑی جو ہے وہ حمایت کر رہی ہیں اس طرح کے معاملات کو کرنے کی, نافذ العمل. تو اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اور صحافی تو اس وقت بھی جو ہے وہ بیچارے اس ساری سچویشن کی لپیٹ میں تھے, آج بھی لپیٹ میں ہیں. جیسے ہی فیکٹس اور فگرز کوٹ کرنے لگتے ہیں, رپورٹ کرنے لگتے ہیں. صحافیوں نے شہادتیں بھی پچھلے 2-2.5 سالوں میں دیکھی ہیں, 2-3 سالوں میں ارشد شریف شہید چلے گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے, کتنے لوگ اپنی نوکریوں سے نکال دیے گئے. تو یہ جو فیور اور ان فیور کی جو جنگ ہے, ایک لائک اور ڈس لائک کی جو جنگ ہے جس میں صحافیوں کو پیسا جاتا ہے, اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ لوگ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, یہ کوشش ہم نے بھی کی, یہ کوشش یہ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر دور میں صحافت کے نام پہ قتل بھی ہوئے, لوگوں کو ذلیل بھی کیا گیا ہے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی جو بندہ بھی سچ بولتا ہے یا حق کی بات کرتا ہے, اگر وہ صحافی ہو, سیاستدان ہو, یا اگر کوئی عام بندہ ہو, عام شہری ہو, تو یہ تو ہمارے ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ایشو ہے کہ وہ ہمیں اپنے بھی, یہ ہمارے سوشل ایشوز میں بھی یہ ایک ایشو ہے کہ جو بندہ بھی حق پہ کھڑا ہوتا ہے, سچ کی بات کرتا ہے, تو اس کی مشکلات ہوتی ہے. مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوئی ایسی قانون سازی کریں جو میرٹس پہ ہو, ٹھیک ہے, جس کے نقصانات کم ہوں اور جس کے فوائد زیادہ ہوں. ایسی قانون سازی اگر حکومت کرتی ہے یا کوئی بھی حکومت کرتی ہے کہ جس میں صرف اور صرف سچ کو چھپانے کے لیے وہ قانون بناؤ, تو پھر تو یہ بہت زیادتی ہے. اگر قانون اس طرح بنتا ہے کہ اگر آپ سچ کو تحفظ دیتے ہیں, سچ کی بات کو آپ ایک شیلڈ دیتے ہیں, تو پھر وہ قانون بہتر ہوگا. تو اگر وہ انسان اللہ فرماتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, جس نیت سے آپ جو قانون بھی بنائیں گے, جس طرح بھی بنائیں گے, تو وہ قانون اگر آپ اچھی نیت سے بنائیں گے تو اس کے ثمرات بھی اچھے ہوں گے. اگر وہ قانون آپ برے نیت سے بنائیں گے کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا کسی خاص وقت میں کسی خاص طبقے کو, میں اگر آپ کو مثال دے دوں, اگر اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو شہادتیں ہوئی ہیں جو حقیقت میں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کے جنازے یا ان کے شہداؤں کے انٹرویوز نیشنل میڈیا پہ آتے, یا آپ پرائیویٹ ٹی وی چینلز یا ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن وہ جاتا, وہ ان کو دیتا کوریج, تو چونکہ یہ پاسبل نہیں ہے. ہر پاکستان میں بہت ایک عرصے دراز سے یہی روایات ہیں کہ میڈیا وہی کنٹرول کرتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے. تو میں ان باتوں کو بڑا وہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھے معاشرے کی نشانی نہیں ہے, ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سینس کے لوگ ہیں, کس سینس کے لوگوں کو عوام سلیکٹ کرتی ہے, پارلیمنٹ بھیجتی ہے. تو یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے سیاسی نظام پہ, ہمارے جو ہمارا اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم ہوگا, ہماری اسٹیبل جمہوریت ہوگی, ہم ایک دوسرے کے رائے کا احترام کریں گے, ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے, تو اس کے بعد ہی جا کے ہم ان چیزوں پہ کام کر سکیں گے کہ ہم کوئی اچھی قانون سازی کریں. ابھی تک تو ہم جیسے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی جہاں تک بیٹھا ہوں, تو میں تو حق و سچ کی بات سے, تو یہاں پہ تو اور بھی اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ کوئی یا ایز اے پارلیمنٹیرین یا ہمارے معاشرے میں کوئی ان چیزوں پہ بات ہی نہیں کرتا کہ بھئی ایسے قانون بننے چاہیے, ایسی چیزیں ہونی چاہیے. یہاں پر تو ہر بندہ ایسے مشکلات میں گھیرا ہوا ہے. میں جہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ اپنی, آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ آ رہی ہے, کبھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو بہت ہمارے ملک جو ہے وہ ایک ایسے مشکلات کے دندل میں پھنس چکا ہے کہ جہاں پہ حق اور سچ کی بات کرنے پہ آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے, آپ کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے اس ملک کے اس حالات میں, اور جن لوگوں کی وجہ سے ہمارا ملک آج اس نہج پہ آ گیا ہے. تو انشاءاللہ روز آخر بھی اللہ ان سے پوچھے گا کہ یہ آپ نے اس ملک کا نظام کس انداز سے چلایا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر شائستہ خان صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. ڈاکٹر شائستہ, آپ کو معلوم ہی ہوگا آج اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت میں اپوزیشن لیڈر کا گرفتار ہونا جمہوریت کے اور جمہوری نظام پہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے. آپ کچھ بھی کریں لیکن یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے.
ये कोई डिक्टेटरशिप लॉ तो लगा हुआ नहीं है, कोई मार्शल लॉ तो है नहीं, मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम है। स्पीकर की मर्ज़ी के बग़ैर किस तरह से ये गिरफ़्तारी हो गई है, हुकूमत की मर्ज़ी के बग़ैर। और माजी में जब नवाज़ शरीफ साहब या मरियम नवाज़ साहिबा की गिरफ़्तारियाँ थीं, जब वो जेल के अंदर थे, तो आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे हुकूमत को। आज ऑपोजिशन लीडर अंदर चला गया है और हुकूमत का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जैसा कि अभी आपने खुद ही कहा, जब मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया तो उसके साथ आपने जिक्र करना था शहबाज शरीफ साहब का। वो भी इस वक्त अपोजिशन लीडर थे और इसी तरह उनको भी गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर क्या इल्जामात लगे थे जो बाद में झूठे साबित हुए। और फिर कौन सी सजा किसको दी जाती इस बात पर, और आज जिनको सजा दी गई है वो 9 मई पर दी गई है। 9 मई में जिस वक्त मुजस्मे और मस्मार किए गए हमारे शहदा के, अफसोस है कि हमने अपनी जमहूरियत पर हम लोग चढ़ दौड़े थे। उन लोगों को सजा देनी बहुत जरूरी हो चुकी थी और ये उन लोगों की सजा है कि हमने अपने ही शहदा को उनके मुजस्मों को मस्मार किया, अपनी पाक फौज के ऊपर हम चढ़ दौड़े, हमने अपनी रियासत के ऊपर हमला कर डाला। हमने 1 मिनट ये ना सोचा कि ये मुल्क के खुदादात हमने कितनी मुश्किलों से हासिल किया है। हर वक्त हम अपने दुश्मन के बारे में बात करते हैं तो हम खुद ही अपनी ही जमीन पर खड़े होकर तो दुश्मनी करने चढ़ दौड़े हैं। ये उन लोगों को सजा मिलने के लिए मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों को जो इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इस रियासत को तबाह कर रहे हैं और इस मुल्क के अमलाक को तबाह कर रहे हैं, और खास तौर पर जो कुछ उन्होंने उस दिन किया था 9 मई वाले दिन, जो भी उसमें मैं कहती हूँ मुजरिम ठहरा है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये पाकिस्तान की सालमियत का सवाल आज उठा है। और मेरे ख्याल में इससे पहले शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने हमें अपने वर्कर्स को लेकर ये नहीं कहा था कि जाओ GHQ पर जाकर हमले कर दो, जाओ तुम लोग जाके पाक फौज के जितने भी मुजस्मे हैं उनको मस्मार करो, जिन शहदा ने तुम लोगों के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं जाओ उनके मुजस्मों को जाकर पाँच करके तोड़ के फेंक दो। अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस है कि हम अपने सरहदों पे खड़े अपने उन भाइयों को सलाम पेश करने के बजाय, उनकी यादों को अपने साथ रखने के बजाय उनको मस्मार और खत्म करना चाह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जो भी मुजरिम है इसका उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इसमें तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, इसमें तो बात मुल्क की सालमियत की आ गई है। मैं तो इस मुल्क की सलमियत की बात कर रही हूँ, इस मुल्क की आज़ादी की बात करें, इस मुल्क के उन शहदा की मैं कहती हूँ हम तो उनको खैराज तहसीन पेश करने की किसी लायक ही नहीं है। जो कुछ हमने 9 मई को करके क्या साबित किया, चढ़ दौड़ो GHQ के ऊपर, सरेआम आपके पास वीडियोस हैं, आप देखें क्या वीडियो पैगाम है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तो इसलिए जेल में पाबंदी सलासल कर दिया गया क्योंकि उसने अपने बेटे से तनख्वाह लेने का इनसे जिक्र करने से कासिर हो गए थे। सिर्फ इतनी सी बात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उन्होंने जेल में डाल दिया। और उस बेटी का क्या कसूर था ये हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने का किसी दौर नहीं सोचा था, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, ना मरियम नवाज साहिबा ने और ना शहबाज शरीफ साहब ने। ये 9 मई को जिन्होंने हमले किए इस मुल्क के ऊपर, इस पाक अफवाज के ऊपर, ये उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आपको याद है डॉन लीक्स एक हुआ था और उसमें आपको भारत का एजेंट करार दिया गया था। फिर जब मुंबई हमले हुए थे तो नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया वो भी रिकॉर्ड पे। कारगिल की जंग पे भी नवाज शरीफ साहब का आपकी आवाज बहुत आहिस्ते से ऊंचा बोले, मुझे मैंने कहा आपको याद होगा एक डॉन लीक्स हुआ था। आपको ये भी याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने कारगिल की जंग के हवाले से, मुंबई हमलों के हवाले से क्या बयान दिए थे। आपको ये भी याद होगा कि आपको एक ज़माने में मोदी का यार और भारतीय एजेंट करार दे दिया गया था। आपको भी ये सब बातें याद होंगी यकीनन। भारतीय एजेंट करार दे दिया गया था, मुझे ये बताएं कि उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ थे? फिर आप मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कर ये चीजें सरेआम आपके पास वीडियोस में सरेआम मुल्क को अंदर तबाह किए जा रहे हैं। आप मुल्क से बाहर जा रही हैं, इंडिया के मुझे मिसालें दे रही हैं, आपके अपने पाक अफवाज पर वो हमले कर रहे हैं। आप सवाल को लेकर जा रही है कि आपने मुझे सिर्फ ये कहा कि उनकी मुल्क की सालमियत को अब यहाँ देख ही नहीं रही। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अलग हो जाए, टूट जाए,
आप अपनी बात कर डॉक्टर लेते। शाइस्ता हम चुप करके खान चले जाते, साहिबा, सारे लोगों होल्ड को ऑन आजाद करें, होल्ड दरवाजे ऑन खोल होल्ड देते ऑन हैं हम लोग। होल्ड ऑन नहीं, मैं हम आपको दरवाजे यही खोलते बताने हैं, की बात कोशिश के कर ऊपर रही जाकर हूँ हमले कि करते हैं सारे आपके मिलकर। बारे में भी यही बताया जाता था कि आप लोग मुल्क की सलामती के लिए खतरा हैं, आपके लिए भी यही हम मुल्क बताया की जाता था। सलामती के लिए किसी दौर में भी खतरा नहीं हुए जी। ये मियां मोहम्मद आप नवाज माजी के शरीफ साहब बयानात ने उठा डॉक्टर के अब्दुल देख लें। कदीर खान के साथ मिलकर जिन्होंने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया था, वो चीजें भी आप याद रखें। हमने मुल्क की सालमियत के लिए कभी भी खतरा नहीं बने। जब भी कभी मुल्क की सालमियत का सवाल आया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डट कर खड़ा हुआ। वो एक लीडर, बहादुर लीडर साबित हुआ। उसने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया। जो न्यूक्लियर पावर बनाते हैं वो मुल्क को तोड़ने की खबरें नहीं, मेरे ख्याल में उनकी खबरों की तरफ तो कभी जाना भी नहीं चाहिए और वो कभी इस तरफ जाते भी नहीं है। आपके अपने और लीडर बहुत के शुक्रिया। स्टेटमेंट्स है रिकॉर्ड पे, ये मैं नहीं कह रही हूँ जी, आपके अपने लीडर्स के स्टेटमेंट्स है रिकॉर्ड पे, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैंने आपको बता दिया है ना, इसके साथ साथ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाते हैं, ताकत बनाते हैं, वो मुल्क को कमजोर नहीं किया करते, वो मुल्क को तोड़ा नहीं करते, वो मुल्क के किसी हिस्से को जुदा करने पर खुश नहीं हुआ करते। आज भी इस मुल्क को जोड़ने के लिए और जमहूरियत का नारा लगाने के लिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी की सियासी कुर्बानी देकर सबको जमहूरियत के झंडे के नीचे इकट्ठा किया। ठीक हो गया। शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। शाहिदा रहमानी साहब, ये मुजरिम और मुलजिम का फर्क हमें यकीनन हम सब समझते हैं इस बात को भी, और क्या ये केसेस अभी तक प्रूवन हो चुके हैं कोर्ट्स के अंदर के ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ के ऑपोजिशन लीडर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, और आप भी समझते हैं कि ठीक हो रहा है ये पीपल्स पार्टी भी? देखिए, पीपल्स पार्टी कभी भी किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हमेशा खिलाफ रही है। आपने देखा कि 2008 से 13 तक हमारा दौरे हुकूमत था, जिसके अंदर मीसाक जमहूरियत की मुकम्मल पासदारी करते हुए कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, और उस दौर में तमाम पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड लेके तमाम फैसले किए गए। हम उस वक्त भी कहते थे, हम 2013 से 18 तक भी यही बात कहते थे, और 18 से 23 तक भी हमने ये बात की, और आज भी हम यही कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होने चाहिए। अगर केसेस किसी के ऊपर झूठे बनते, पीपल्स पार्टी तो इसकी सबसे ज्यादा विक्टिम रही है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब पूरी जिंदगी जो है झूठे केसेस को फेस करते रहे और अदालतों को उन्होंने फेस किया। इसी तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पूरी जिंदगी जो है उनकी इसी तरह के झूठे मुकदमात में एक दिन के अंदर उनपे 3-3, 4-4 अदालतों को फेस करती थी, जिसमें कराची जाती थी, फिर लाहौर और पिंडी, इस तरह उनके केसेस बने। आपने याद होगा, अभी ज्यादा अर्सा नहीं, 2-3 साल पहले की बात है, जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब को के केसेस को एक शख्स के ख्वाहिश पर कराची से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, फिर उनको हथकड़ियां लगाई गई, फिर उनको बख्तरबंद गाड़ी के अंदर पेश किया जाता था, तो उनकी तस्कीन उस पर भी पूरी नहीं हुई। उसके बाद अभी फरियाल तालपुर साहबा को हॉस्पिटल से चांद रात को ना सिर्फ अरेस्ट किया गया, बल्कि उनको भी इसी तरह हथकड़ी लगा के बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया जाता था अदालतों में। और अगर किसी पेशी पे सदर जरदारी साहब की एक दफा तबीयत खराब थी, नासाज होने की वजह से नहीं पेश हुए, तो कहा गया कि बख्तरबंद गाड़ी वो स्ट्रेचर पर डाल कर लाया जाए। तो देखिए, हमने तो फेस किया, हम नहीं चाहते। और उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब और तमाम लीडरशिप ये कहती थी इमरान खान साहब से कि इतने जुल्म ना करो कि कल आपके साथ इस तरह होगा तो फिर क्या होगा। लेकिन हमने ना तो इस तरह की कभी लेजिस्लेशन का हिस्सा बने, और आज भी कंडेम करते हैं। और मैं तो आज ही पीटीआई की क़यादत से यही बात करती हूँ कि आप आगे बढ़े, फेस करें, ऑपोजिशन लीडर आज अरेस्ट हो गए जी, उसका बता दें। अपने वर्कर्स को भी लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए, गिरफ्तारियों से भी नहीं डरना चाहिए। ये गिरफ्तारियां जो है आपके हौसलों को पस्त नहीं करती, बल्कि मजीद स्ट्रॉन्ग करती हैं। आपने देखा पीपल्स पार्टी के 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए हैं। कैद बामुशक्कत जो है आप किले, लाहौर किले की, अडियाला जेल की, सखर जेल की हमारी क़यादत ने फेस किया। तो ये आपको मजीद स्ट्रॉन्ग करती है। हमें गिरफ्तारियों से पॉलिटिकल वर्कर्स न डरता है, न डरना चाहिए, और जो केसेस बने उसको फेस करना चाहिए। आप इसको कंडेम करते हैं या इसको सपोर्ट करते हैं ऑपोजिशन लीडर? मैं इसको कंडेम करती हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, और फिर वो अपोजिशन लीडर की खास तौर पे और पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, ठीक है, अगर और उनके लिए भी एक पैगाम है कि अगर इस तरह के झूठे केसेस बन रहे हैं तो वो मजीद पार्टी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक हो गया, पार्टी को मजीद हमें अपने माजी से सबक सीखना चाहिए, माजी से सबक सीखें और नहीं होना चाहिए। जी हाद अली शाह साहब, आपके तो ऑपोजिशन लीडर हेड ऑफ द पार्लियामेंट इस वक्त अरेस्ट हो गए हैं, अब आप लोग का क्या लाए अमल होगा? देखें, हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी सियासी मसले पे कोई भी रद्द अमल दिया है तो हमारा रद्द अमल हमेशा
جمہوری رہا ہے، سیاسی رہا ہے، اور یہ تو ہمیں پہلے سے ہی علم تھا. انہوں نے ہمارے خیبر پختونخوا کی جتنی بھی قیادت ہے یا ہماری پنجاب میں جتنی بھی قیادت ہے، ان سب پہ انہوں نے من گھڑت جھوٹی ایف آئی آر، مجھ پہ خود 14 ایف آئی آریں ہو چکی ہیں، اور میرے ضلع میں یا میرے ریجن میں کوئی ایسا میرا ورکر یا ضلع کا صدر یا میرے یوتھ کا صدر، میرے آئی ایس ایف کا کوئی ایسا ہمارا پارٹی کا رکن یا کارکن نہیں ہے جس پہ انہوں نے 5 اور 6 ایف آئی آر نہ دی ہوں. تو ان کا حکومت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جتنا گلا ہو سکے دبائیں. تو ہمارا ایک ایسا بندہ تھا جو ہماری پارٹی کا ایسا ستون تھا، جو ہمارا اپوزیشن لیڈر تھا عمر ایوب صاحب، انہوں نے ان کے یعنی پاکستان میں اگر ایک جمہوری ملک میں اگر اس کا اپوزیشن لیڈر اگر وہ آزاد نہیں ہے، اس کے لیے انصاف نہیں ہے، اس کے لیے آزادی نہیں ہے، وہ ایوان نہیں آ سکتا. آپ پارلیمنٹ میں سے اپوزیشن کے ممبران کو رات کے اندھیرے میں آپ اٹھا لیتے ہیں، آپ ان کے تمام برقرار پہ آپ ان پہ ایف آئی آر کر دیتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ جو میری یہ بہن ابھی اس سے پہلے میاں شہباز شریف اور نواز شریف کے جتنے یہ قصیدے اور گنجے گا رہی تھی، تو یہ سچ بھی یہ فیس کریں کہ آج تک عمران خان اگر جیل میں ہیں تو عدالتیں عمران خان کو اللہ نے اتنی عزت اور اتنا رتبہ دیا ہوا ہے، وہ اگر وہ بے گناہ نہ ہوتا تو کبھی بھی جج یہ نہ کہتا کہ عمران خان کو اسٹیچر پہ یا گھسیٹ کے لے کر آؤ. اللہ کی شان دیکھیں کہ عمران خان کے پاس عدالتیں خود جاتی ہیں، جہاں پہ وہ قید ہے اس کی قید میں جیل میں جا کے وہاں پہ عدالتیں لگتی ہیں، کیونکہ وہ اتنا مقبول لیڈر ہے کہ حکومت اس سے بھی ڈرتی ہے. اگر لوگوں نے عمران خان کو دیکھ لیا تو شاید اس ملک میں تو اللہ نے پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے. عمران خان کے ہاتھ میں اس ملک کی ترقی کی چابی ہے، اور حکومت جتنا بھی چاہے یہ جتنا بھی ظلم کر لیں، ابھی تو اسٹیبلشمنٹ اور یہ خود آپس میں کوئی اس حادثے کی ذمہ داری حکومت پہ ڈال رہا ہے، حکومت اس حادثے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہی ہے. اگر آپ نے فیصل وارڈا صاحب کی بات سنی ہو جی تو ان کی حکومت کی اتنی بری پرفارمنس ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے تنگ آ چکی ہے. یہ اتنے نالائق ہیں، یہ اتنے انہوں نے نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے، نہ ان سے کوئی چیزیں ہینڈل ہوتی ہے، نہ ان سے اپوزیشن ڈیل کرنا آتی ہے. ان کو صرف یہی آتا ہے کہ یہ جھوٹی خبریں پھیلائیں، پروپیگنڈا کریں پاکستان تحریک انصاف یا اپنے سیاسی دشمنوں کے خلاف ایف آئی آرز کریں، ٹھیک ہے، ان کو تدقوق کریں. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں یہ اکثر میرے یہ بھائی بات کرتے ہیں کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلتے، پنجاب سے کیوں لوگ نہیں آتے. آپ کو پتہ ہے پنجاب کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان سب کے انہوں نے ان کے گھروں کی انہوں نے جو بھی توقیری کی ہے، جو ان کے گھروں کا تقدس انہوں نے پامال کیا ہے. کسی کے انہوں نے گھر توڑ دیے، کسی کا انہوں نے کاروبار بند کر دیا، کسی کے گھر کوئی رشتہ دار ہے کسی گورنمنٹ جاب پہ ہے اس کو اس گورنمنٹ جاب سے نکال دیا ہے. تو جب اتنی ظلم اتنی بربریت پورے نظام میں چل رہی ہے، تو اس ملک پھر اس نظام میں اگر ہمارا اپوزیشن لیڈر اریسٹ ہو گیا تو یہ تو ہم تو اتنے زخم سہ چکے ہیں، اب اتنے شہید اتنے غازی ہم دے چکے ہیں اس تحریک میں، اس ملک کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید تحریک پاکستان کے بعد شاید یہ کوئی دوسری تحریک ہوگی اس ملک کے لیے جس میں لوگوں نے اتنی تعداد میں حصہ لیا، اتنی جانوں کا نذرانہ دیا، اتنے غازی آئے، اتنا انہوں نے اپنا وقت دیا. تو انشاءاللہ یہ انقلاب ضرور آئے گا اس ملک میں. اور مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ جتنے بھی یہ میرے فارم 47 میرے یہ بہن اور میری بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو شکست ہوگی، ان غیر جمہوری طاقتوں کو شکست ہوگی انشاءاللہ. اللہ عمران خان اچھا کو سب ٹھیک ہے. میں شروع ایک کرے گا. شاہدہ رحمانی صاحبہ سے ون لاسٹ کامنٹ لینا چاہی تھی. شاہدہ صاحبہ، یہ دینی مدارس والا جو معاملہ ہے اس پہ اعتراض لگا کے بل واپس بھیج دیا ہے زدائی صاحب نے. مولانا صاحب خاص طور پہ کل بلاول صاحب سے اس معاملے میں ملے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں، 6 تاریخ تک نہیں ہوتا سائن تو پھر اب ہم اپنا جو ہے نا وہ کریں گے جلد سے جلوس بھی، اور جو ہم نے لینے، اور ہماری کوئی حمایت نہیں رہے گی آگے حکومت کو. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ، شاہدہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاہدہ رحمانی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا مجھے شاہدہ رحمانی صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں جاننا چاہ رہی ہوں پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیونکہ آج اس کے اوپر میجر ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ وہ بل جس کے اوپر ہم کل بات کر رہے تھے اور بڑی تفصیلاً بات کر رہے تھے، آج اس کو اعتراض لگا کے پارلیمان میں واپس بھیج دیا گیا ہے صدر کی جانب سے. اور یہ ایک بڑا جو ہے وہ اس حساب سے بہت زیادہ معاملہ سینسٹیو بھی ہے، کیونکہ مولانا صاحب اس پہ بار بار
جو ہے وہ وارن کر چکے ہیں کہ جی اگر حکومت نے اس پہ کوئی بھی جو ہے وہ بیک فٹنگ پہ گئی یا اپنے وعدے سے مکری تو پھر کانسیکوینسز دیکھنے ہوں گے، اور ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں گے حکومتی جماعتوں کو کسی بھی اعتبار سے۔ یہ ساری سچویشن ہے اس وقت، اور اب تو صحافیوں کے حوالے سے بھی سامنے ہی ہے جی، جو سچ بولے گا وہ اندر جائے گا، جیل میں جائے گا، چاہے 5 سال ہو 10 سال ہو، سزائیں بھی ملیں گی، جرمانے بھی ہوں گے اور اندر بھی کیا جائے گا۔ سو وی ویئر جی، صحافیوں کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو رپورٹ کرنا ہے بس اپنے حساب سے کریں، دیکھ کے پھر ذمہ داری آپ کی اپنی ہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا شفیق کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔